इन सभी राजनीतिक पार्टियों ने अमित शाह को घेर लिया है। उनके इस्तीफे की मांग तक की जा रही है। ये कह रहे हैं कि अमित शाह इस्तीफा दें, अन्यथा माफ़ी मांगें। लेकिन अमित शाह की ओर से अभी तक इस मुद्दे पर कोई ऐसा बयान नहीं आया है जिससे ये लोग संतुष्ट हों। इस वक्त मैं बसपा के ऑफिस में हूँ। मेरे साथ बसपा के दो बड़े नेता हैं, जिन नेताओं से हम बात करने जा रहे हैं कि वो क्या सोचते हैं अमित शाह के इस बयान को लेकर के, उनकी राय क्या है। बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में आपका, एडवोकेट शशिभूषण थापा जी। जय भीम सर। कैसे देख रहे हैं कि अमित शाह देश के गृह मंत्री, हालांकि मैं फिर से कहूँगा, मैं हर प्रोग्राम में ये कह रहा हूँ कि अमित शाह ने ये कहा है कि मैंने बाबा साहेब के नाम को लेकर के कोई भी कंट्रोवर्शियल बात नहीं कही है, लेकिन ये मामला उलझता जा रहा है। आप लोग इस पर सियासत कर रहे हैं या वाकई में अमित शाह ने देश के गृह मंत्री ने जिस कही थी, उन्होंने कहा कि सियासत का मुद्दा बनाया जा रहा है, ऐसा मुद्दा है नहीं? देखिए ससार जी, पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं जी कि बसपा की जो विचारधारा है वो संविधान से रिलेटेड है और संविधान के हम बीच दायरे में रह के हम सारी बातें करते हैं। बहुत ही दुख हुआ जब हमने पार्लियामेंट सेशन में ये सुना। देखिए संसार जी, जो संसद चलता है, जहाँ हमारा पूरा देश चलता है, वो उसी संविधान से चलता है। जैसे हमारे महामानव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ये संविधान दिया था और आज वही लोग जो वहाँ पे उस पार्लियामेंट में बैठकर बात कर रहे हैं, वो हमारे जो इस नए युग के जो हमारा भारत देश है उसके वो ग्रैंडफादर हैं। और अगर हमारे ग्रैंडफादर के लिए ये बोला जाए, मतलब जिस ढंग की वो टिप्पणी की गई है वो बिल्कुल बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। जिस ढंग से आपने देखा होगा कि उन्होंने जो जिस ढंग से वो शब्द जो है उनका उच्चारण, शब्दावली को तो बर्दाश्त करना जो है बहुत ही मुश्किल है। और देखिए संसार जी, बाबा साहब जो हमारे डॉक्टर अंबेडकर जी हैं, वो बहुत सारे हजारों लाखों करोड़ों लोगों के भगवान हैं। उनको हम भगवान ही मानते हैं। हम रात को जब सोते हैं तो जय भीम करते हैं, हम जब किसी से बात करते हैं तो जय भीम करते हैं। और आज सिर्फ हम ही नहीं कर रहे, आज इस देश की जितने भी लोग हैं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के जानकार हैं, वो जय भीम का नारा जरूर लगाते हैं। और हम बचपन से लेकर आज तक हमने आज तक जय भीम ही बोला है, क्योंकि हमारे जो हमारे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस संविधान के रचयिता है, जिससे पूरा देश चल रहा है, जिससे पूरा सिस्टम चल रहा है, जिससे ये पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में आज दलित लोगों को सरपंच बनने के इलेक्शन की एक मर्यादा के तौर पर उनको मौका मिलता है, एमएलए का इलेक्शन का मौका मिलता है, एमपी के इलेक्शन का मौका मिलता है। और उसी संसद में वो सारे जब बन के जाते हैं तो उसी संविधान की शर्त लेकर वो बात करते हैं। तो हम उस शख्स को, जो हमारे जो जगत के हम जिनको अपना वो मानते हैं, प्रेरणा स्रोत मानते हैं, उनके लिए अगर ऐसे टाइप के वर्ड या शब्द वाली यूज की जाए तो वो तो मुझे लगता है, मेरे हिसाब से क्या पूरी दुनिया जो हम देख रही है सिस्टम को, उस शब्द वाली को कोई बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन यहीं पर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मैं जिस जमात से आता हूँ, जिस पार्टी से आता हूँ, उस पार्टी में ऐसी तहजीब नहीं है कि हम बाबा साहेब का अपमान करें, हम ऐसा नहीं कर सकते। महज 11 सेकंड का क्लिप काट करके सियासत का मुद्दा बनाया गया है इसे। नहीं, ऐसा नहीं है संसार जी। वो मैंने भी उस जो शब्दावली को पूरा सुना है। आपका बोलने का तरीका क्या है, एक पूरे देश का एक वो शख्स जो पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है, जिसके कहने पे सारे जो कानून की जो है वो कानून को चलाया जाता है, पूरे देश के जो है पूरे सिस्टम को चलाया जाता है, पूरे सिस्टम को कानून को जो है देखा जाता है। वो शख्स ऐसे जो उच्चारण इस ढंग से कर दे, वो भी संसद के बीच में। मैंने खुद वो क्लिप सुना कि जिस ढंग से बोला गया कि अंबेडकर एक फैशन सा बन गया है, वो शब्दावली ही अपने आप में ही एक जो है उसका उच्चारण ही वो दिखता है कि किस तरीके से था वो ठीक नहीं था। और ये चीज कहना कि भाई अगर आप उनका नाम लेते हैं और उसके बाद इसी तरह भगवान का नाम लेते तो 7 बार स्वर्ग जाते, तो वो तो हमारे भगवान है। वो तो हमारे भगवान है। मतलब उन्होंने कंपेयर किया है कि मतलब अंबेडकर के नाम से उन्हें तकलीफ है, आप ये कर रहे हैं। देखिए, जो जमात ये साबित कर रही है, मैं नहीं कह रहा, उन्होंने अपने शब्दावली से, अपने उच्चारण से ये साबित कर दिया है कि वो संविधान को नहीं मानते, वो बाबा साहब को नहीं मानते। क्योंकि अगर वो बाबा साहब को मानते होते, वो जिस कॉन्स्टिट्यूशन को मत्था टेक कर, उसको मत्था करके नीचे उसको मान रहे हैं और उसके जो रचयिता है उसके लिए ये वर्ड यूज कर रहे हैं, वो शब्द यूज कर रहे हैं, तो बड़े आपत्तिजनक जो है शब्द हैं। वो शब्द जो है वो सुन के बहुत
पीड़ा सी हो रही है, तकलीफ हो रही है, ऐसा उनको मुझे लगता है जिस स्टेटस पे है वो है, जिस ओहदे पे वो है, उनको ऐसे वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए। तो क्या अब डिमांड क्या है आप लोगों की, आप क्या चाहते हैं? देखिए, हम यही चाहते हैं कि जो हमारे संविधान के रचयिता है, इस हम खुद मानते हैं, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी ये मानते हैं कि इस नए भारत की जो नींव रखी थी वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने ही रखी थी। आज अगर संविधान नहीं होता, हमें दो चेहरे दिखने पड़ेंगे संसार जी, एक 1947 के पहले वाला चेहरा और एक उसके अब वाला चेहरा। अगर हम 1947 आजादी से पहले देखते हैं तो हमारे लोगों की, दलित लोगों की क्या हालत थी वो सारी दुनिया जानती है। मतलब बिना संविधान के जब भारत था वो आप कह रहे हैं, और जो संविधान के बाद का भारत है वो बिल्कुल बिल्कुल। आज जो संविधान के बाद का भारत है, सबको बराबरी, इक्वालिटी जो दी गई है, हर पुरुष को, हर स्त्री को बराबर का हक दिया है, वो किसने दिया? बाबा साहब ने दिया। आपको काम करने का समय जो फिक्स किया, किसने किया? बाबा साहब ने किया। आरबीआई को जो बनाया गया, आरबीआई को चलाया जा रहा है, वो किसके बनाया गया, किसके थ्रू बनाया गया, किसने इसका उच्चारण किया, सब जानते हैं। तो वो शख्स जिसको सिर्फ हमारा देश ही नहीं, बहुत सारी कंट्रीज, बाहर की कंट्रीज उनको इस तरह से मानते हैं कि काश ये शख्स जो था हमारे यहाँ पैदा हुआ था, हमारे देश में पैदा हुआ था और हमारा नाम होता। आज वो ऐसा एक सिंबल है जिसका नाम लेकर दुनिया हमको जानती है, पूरे देश को जानती है। और ऐसे शख्स के लिए, ऐसे मानव के लिए ये वर्ड यूज करना, ऐसी शब्दावली यूज करना, उनका जो है, उनका चरित्र शो कर रही है, वो क्या चाहते हैं, वो कैसा सोच रखते हैं। कहीं ना कहीं मुझे जो लग रहा है, ये बात कहीं ना कहीं सच्ची लग रही है कि वो ना तो संविधान को पसंद करते हैं, ना संविधान रचयिता को पसंद करते हैं। ये आप सोचते हैं और आपको ऐसा लग रहा है? जी जी। गौरव गुरुबख्श जी से बात कर लेते हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह को लेकर के माहौल गर्म हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि इस बात को लेकर के इशू बना दिया गया और विपक्ष जो है, कांग्रेस बाकी दलों को इस मुहिम में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहा है ताकि बाकी जो मुद्दे हैं उन मुद्दों से देश के युवाओं को, जो मुद्दे हैं युवाओं के या देश को भड़काया जा सके या डाइवर्ट किया जा सके। आज शुक्रिया संसार जी। सबसे पहले मैं जम्मू कश्मीर की बहुजन समाज पार्टी की तरफ से ये जो बयान आया है अमित शाह जी का, मैं इस बयान को कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ और ये कहना चाहूँगा अपनी जम्मू कश्मीर की पूरी पार्टी की तरफ से और हमारे लोगों की तरफ से कि ऐसे जो बयान हैं ये निंदनीय है। बाबा साहब हमारे पूरे देश के गरीब जो दबे कुचले लोग हैं उनके मसीहा हैं, भगवान हैं। उनको भगवान की तरह देखा जाता है। भगवान को हमारे दबे कुचले लोगों ने नहीं देखा, लेकिन उन्होंने अपने हक अपने आँखों से पाते हुए देखा हुआ है। तो उनको ये भगवान से कम नहीं आंकलते। हमारे जो लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, गरीब लोग हैं, चाहे वो औरतें हैं, चाहे वो महिलाएं, जितना भी उनको बाबा साहब ने उनको राइट्स दिए हैं वो संविधान के तौर पे दिए हैं और ये किसी भगवान से कम नहीं है। मैं तो बल्कि ये कहूँगा सीधे लफ्ज़ों में कि हमारे जो लोग हैं उन्हें भगवान का ही दर्जा दिया जाता है। SC OBC और महिलाओं के लिए अगर कहा जाए तो बाबा साहब जो हैं उसे जी, तो उसी के साथ जैसे आपने अभी प्रश्न किया मैं उसके ऊपर आऊँ। जैसे कि अभी माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने प्रेस वार्ता करके ये साफ कर दिया कि ये जो सोच है कांग्रेस की, चाहे अब तो भाजपा सत्ता में है, तो भाजपा जो है इसको हमेशा से ये उनकी जो पार्टी के सिद्धांत रहे हैं वो संविधान विरोधी रहे हैं। चाहे आप पिछला उनका रवैया देख लीजिए, पिछली सरकारें देख लीजिए, वो दलित विरोधी रही हैं। तो आज वो चाहे ये जो बोल रहे हैं ये उनके ये ऐसे उनसे मुंह से नहीं निकला है, ये अंदर की भावनाएं हैं जो बाहर निकल आई हैं। अगर अभी आप लोकसभा इलेक्शन को देखेंगे तो इन्होंने नारा दिया था 400 पार का। तो ये 400 पार अगर होता तो मुझे लगता है ये संविधान से भी छेड़छाड़ करते। तो कहीं ना कहीं ये जो विपक्ष है, जहाँ बात आती है विपक्ष की, आपने कहा कि इसको यहाँ सिर्फ एक मुद्दा बनाया जा रहा है, जहाँ इसको उछाला जा रहा है, तो ये बिल्कुल सही बात है। विपक्ष जो है सिर्फ बाबा साहब का फोटो लेके इसको अपने सही समय से इस्तेमाल करता है, वोट की राजनीति करता है। अगर सही मायने में अगर विपक्ष कांग्रेस की सरकार, आप पिछले समय से, भाजपा तो अब आई है, उससे पहले आप कांग्रेस की सरकार देख लीजिए, हमारी बहुजन समाज पार्टी जो है वो
बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे चलती है। माननीय कांशीराम साहब उनके बताए हुए रास्तों पे पार्टी बनाई। उसके बाद अब माननीय बहन कुमारी मायावती जी अब अगुवाई कर रही हैं, तो वो चल रही हैं, तो उसी के पैटर्न पे हम चल रहे हैं। यही कारण है कि ये जो लोग हैं दोनों, सत्ता और विपक्ष वाले, हम भी विपक्ष में हैं, लेकिन हमारी एजेंडे जो हमारा जो मिशन है बाबा साहब को लेकर, बाबा साहब के संविधान को पूरे फुली तौर पर पूरे भारत में लागू करना, जिससे हर गरीब तबके को उसका फ़ायदा मिल सके। तो ये इनको समझ आ गया है कि अब जो कुछ मुद्दे है ही नहीं जो लोगों को अब हम गुमराह कर पाएँ, क्योंकि पिछले हालात में कांग्रेस लोगों को बेवकूफ़ बनाती थी, लोग अनपढ़ थे तो वोट की राजनीति करके वोट ले लेती थी। लेकिन अब अभी बीजेपी स्ट्रांग हुई तो इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा, तो इन्होंने बाबा साहब को फोटो लिया। अब आम आदमी पार्टी को देख लीजिए, दिल्ली में अभी चुनाव है, तो उसका भी एक कहीं ना कहीं असर मुझे लगता है कि ये आ रहा है कि इसको जो है आम आदमी पार्टी एक मुद्दा बनाना चाहती है और बाबा साहब का फोटो तो दिखा लेती है, लेकिन क्या आम आदमी पार्टी ने जब राज्यसभा लोगों का बाबा साहब का फोटो दिखाकर उन्होंने पंजाब में वोट ले लिया, लेकिन जब राज्यसभा भेजने की बारी आई तो एक भी दलित का मुझे बता दीजिए कि अगर कहीं गया है तो। अगर इतने ही इनको बाबा साहब की और दलितों की चिंता होती तो अगर एक भी बताते कि हमने बाबा साहब का सपना जो है सबको एक जैसा हमने सम्मान वो हिस्सा दिया है। और ऐसी ही मंशा कांग्रेस की है। मतलब जे बहन जी ने जो हमें प्रेस वार्ता में जो आप पूरा उनका देखना, उनसे ये साफ नजर आता है कि ये जो दोनों राजनीतिक पार्टियां हैं ये अपना समय समय पे लाभ ले रही हैं और असलियत में इनको बाबा साहब के बारे में जब बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से कुछ लेना देना नहीं है। आखिरी सवाल है मेरा इसमें, मैं आप दोनों से ये सवाल लेना चाहूँगा। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिप्टी सीएम से मिले हैं पिछले दिनों में, आपकी पार्टी के लोग, आप लोग और आपके प्रधान वहाँ पर गए थे, किस मुद्दे को लेकर के गए थे और क्या उस मुद्दे पर डिप्टी सीएम ने कोई आश्वासन दिया है या वो सिर्फ आश्वासन होगा या वर्क होगा उस पर? देखिए संसार जी, हमारे पास हमारे बहुजन समाज पार्टी हमेशा लोगों के बीच में रहती है। लोगों की बातें जो होती हैं हम उनको लेके आगे हमेशा आगे तत्पर रहते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे लोगों की डिमांड्स थी कि जो नई सरकारें आई हैं तो इनके आगे आप हमारी बात जो है रखिए, क्योंकि आम लोग तो मिल नहीं सकते। तो हमने ये सोचा कि हम एक मेमोरेंडम के जरिए लोगों की जो जेन्युइन डिमांड्स थी उसको हम वहाँ पे पहुँचाएं। तो हमारे अध्यक्ष जी थे, हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे, हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब थे और हमने चारों ने वहाँ पे जाकर जो है अपना मेमोरेंडम दिया है और उस मुद्दों पर हमने चर्चा की है उनके साथ और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इस मुद्दों को जल्द से जल्द जो है इसको देखेंगे। तो हमारी भी यही उम्मीद है कि हमें अगर अपने समाज के लिए, अगर उनके हक के लिए हमें कहीं भी जाना हो तो हम जाएंगे, तो हम अपने लोगों की यह बात जो है करेंगे। तो उसके बाद अगर सरकार उसको सीरियस नहीं लेती तो फिर हम अपनी पार्टी से कोई रणनीति बनाकर उस पर कार्रवाई करवाएंगे। डिप्टी सीएम से आप लोग मिले, नेशनल पार्टी होने के बावजूद आप लोग उनसे मिलने के लिए गए, तो आपको लग रहा है कि वो आपकी बात को समझ पाए या आपके उन मुद्दों को हल करने का प्रयास वो करेंगे? संसार जी देखिए, जम्मू कश्मीर में पिछले 10 साल से यूटी बनी हुई है और पिछले 10 साल से बीजेपी का राज चल रहा है। चाहे वो यूटी बना के उन्होंने राज किया, चाहे उससे वो पहले कर रहे थे। तो पिछले 10 साल से जहां जम्मू कश्मीर में किसी भी तरह की कोई सरकार नहीं थी, आज एक उम्मीद जागी जिसमें हमने भी इलेक्शन में हिस्सा लिया और बहुत सारी पार्टियों ने लिया। इस बार अगर मैंडेट उनको मिला है, एनसी को मिला है, तो जम्मू के लोगों को भी उन पे उतनी ही उम्मीदें हैं जितनी कश्मीर के लोगों की है। हमारा यहाँ आज जो मुद्दा था डिप्टी सीएम से मिलने का, वो किसी और मुद्दे की बात नहीं थी। हमारे जो मुलाजिम बहुत देर से ये लड़ाई लड़ रहे हैं रिजर्वेशन इन प्रमोशन में, और जो हमारे एम्प्लॉइज को काफ़ी देर से जो है जो जॉब्स में जो है रिजर्वेशन नहीं मिल रही। और आप ये जानते हैं कि ड्यूटीज़ में जो पूरा संवैधानिक तौर पे बाकी स्टेट्स में जो हमें बेनिफिट मिलते हैं रिजर्वेशन को लेके, 27% ओबीसी को मिलता है, 15% एससी को मिलता है, एसटी को मिलता है, वो चीज़ें यहाँ पे लागू ही नहीं हुई। तो हमें तो यूटी महसूस ही नहीं हुई। हमने 370 का वेलकम इसलिए किया था कि हमारी ये सारी चीज़ें जो हैं संविधान के दायरे में रहते हुए हमें मिलेंगी, वो हमें मिली नहीं। हमने जो मेमोरेंडम दिया है उसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो हमने बना के जो उनको पेश किया और उन्होंने हमारी बात सुनी है। आपको हम अपनी जो क्लिप्स दे सकते हैं कि उन्होंने खड़े होकर हमारी सारी बातें सुनी, बाकियों को इग्नोर कर दिया और हमारा मेमोरेंडम भी पढ़ा। उस मेमोरेंडम में सबसे बड़ा जो हमने मुद्दा था वो हमारा ये था कि हमारे जो मुलाजिम हैं
वो पिछले इतने सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो रिजर्वेशन इन प्रमोशन जो है जल्दी से जल्दी लागू की जाए, क्योंकि वो जो स्टेट हेड है उसके हाथ में होता है, वो स्टेट डिसाइड करेगी। क्योंकि मैं मानता हूं कि अभी हमारे स्टेट का रुतबा नहीं मिला, लेकिन हमें सीएम मिला है, हमें डिप्टी सीएम मिला, और डिप्टी सीएम जो जम्मू से है। तो हमने जम्मू की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी रिजर्वेशन इन प्रमोशन को लेके हमने मुद्दा जो है राइज किया है। और उसके साथ साथ ही जो हमारे लैंडलेस लोग थे, जिनको शेख अब्दुल्ला जी के टाइम पर बिग लैंडेड स्टेट एक्ट आने पे जो हमें जगह मिली थी कस्टोडियन की, लैंडलेस लोगों को जो अलॉटमेंट हुई थी, जहां सरकारी जगह मिली थी, आज तक उनको मालिकाना हक नहीं मिला। तो हमने दूसरा पॉइंट जो रखा था वो ये 2 पॉइंट्स के ऊपर जो हमने फुली जो उनको अपने कॉन्फिडेंस में लिया, और वो कॉन्फिडेंस में आए भी। उन्होंने कहा कि हम इसके बहुत जल्दी इस चीज को जो है उसका निपटारा करेंगे। और जो हमारे लोग गरीब लोग हैं जिनका आज तक, क्योंकि जो मैं आपसे पिछली बार बात हुई थी कि रिंग रोड पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आज तक मालिकाना हक नहीं मिला, तो उसके लिए मुआवजा तक नहीं, इसलिए हमने ये बोला कि उनको कम जल्दी से जल्दी उनको मालिकाना हक दिया जाए और रिजर्वेशन प्रमोशन जल्दी से जल्दी लागू की जाए। ये 2 मुद्दे थे। जी जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। बसपा के 2 बड़े चेहरे हमारे साथ इस वक्त हैं, और इन लोगों से हमने जो बात की है वो आप सब तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं।